तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ये डिस्कस करा है कि कूलम्ब्स लॉ बताता है कि अगर दो चार्जेस हैं और वो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r है, तो उनके बीच में फोर्स जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इट कैन बी रिटन एज सम कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि कूलम्ब्स फोर्स के बारे में बताया जाता है कि जो चार्जेस हैं वो पॉइंट चार्जेस आप कंसिडर करेंगे, एंड क्योंकि ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस पे डिपेंड करता है तो इसे सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। और क्योंकि वर्क डन बाय दिस फोर्स इन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो, तो इसे हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, एंड ये सिमिलर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। सर एक बार सेंट्रल फोर्स क्यों बोल रहे हैं वो बताइएगा। सेंट्रल फोर्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये देखो दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर यस है सर। ना। तो इसीलिए हाँ इसे सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। ये सेंट्रल फोर्स का डेफिनेशन होता है कि अगर कोई फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा होता है तो उसे सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी दोनों मासेस के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स हो जाता है। सेंट्रल फोर्स। अच्छा ये बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम्ब्स फोर्स में डिफरेंस क्या क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स मास के लिए है, हाँ ये चार्ज पे है। ये चार्ज के लिए है। हाँ ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। हाँ ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। हाँ, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होगा। ठीक है, एंड के की वैल्यूज हमने डिस्कस की हुई थी। के क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हो जाती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर। न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर स्क्वायर कूलम्ब पर इनवर्स स्क्वायर। एंड ये एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू क्या है? 8 8.85 × 10⁻⁻12। फिर यूनिट बताओ। अरे यूनिट यहाँ से देख के नहीं बता सकते? यहाँ से देख के बताओ क्या हो जाएगा। इनवर्स ही उल्टा ही तो करना है पूरा, है नहीं है? सोचो सोचो करो, क्योंकि ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि इसका कूलम्ब डायमेंशन क्या स्क्वायर। है। हाँ बढ़िया, बताओ कूलम्ब स्क्वायर, फिर न्यूटन का इनवर्स, फिर मीटर का इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, और अगर इसे एक फोर्स को हम यहाँ पे डिस्कशन हमने पिछली क्लास में कम खत्म किया था कि फोर्स इन अ डाइलेक्ट्रिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया था। डाइलेक्ट्रिक में क्या हो जाता है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हमने ये देखा था कि अगर एक चार्ज को, अगर दो चार्जेस को हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल देते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और मेरा ये एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2, एंड दोनों के बीच में सेपरेशन R है, और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो जब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आप डाल देते हो तो फोर्स हो जाता है 1/4 पाई Q1 Q2/R²। ये क्या है? फोर्स F डैश से अगर लिखो इन मीडियम, ध्यान से सुन लो इस चीज को, बाद में कंफ्यूजन ना हो पाए। एंड दिस एप्सिलॉन इज permittivity of the medium, permittivity of the medium। नाउ इसके बीच में रिलेशन देखो, दिस एप्सिलॉन
अगर ER कहा जाए रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव relative permittivity of the medium, so this is said as ER is equals to E by epsilon. So this is what permittivity in the medium divided by permittivity in vacuum or free space. ठीक है, and this ER is also said as K, कभी कभी दिखाया जाता है K क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, which is a property of a medium. What is it? It is a property of medium. Now अगर F is, यहाँ पे देखो, if F is this which is the force in the medium, अगर 1/4 pi epsilon है, epsilon क्या है, epsilon ये वैल्यू है परमिटिविटी इन द मीडियम, और जब हम वैक्यूम में रखे थे ये F डैश इज फोर्स इन मीडियम, तो ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। F इन वैक्यूम अगर लिखो तो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी इन वैक्यूम मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर अब जाके अगर मैं ये करूं कि F डिवाइडेड बाई F डैश, तो देखो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, this is equals to epsilon r which is equals to dielectric constant. So I can say that F dash, which is force between the charges in the medium, turns out to be force between the charges in vacuum डिवाइडेड बाई के। ठीक है, ये चीज समझ में आई, यहाँ पे क्या करा मैंने, तो इसलिए ये चीज हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? ठीक है, सो हम लोग को क्या मिला कि फोर्स इन दिस इज फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फोर्स क्या हो रहा है इन द मीडियम, सो कैन आई से दैट फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस decreases by a factor K, which is dielectric constant. हेलो Yes, सर, ये बार बार अपने से डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है? हाँ सर। एक सेकंड, तो फिर मुझे चेक करके आने दो। अभी क्लियर आ रही है ना थोड़ी देर तक? तो हेलो, हाँ सर। अभी क्लियर आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही है सर। ठीक है ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, डिस्कनेक्ट होगा तो प्लीज बता देना। ठीक है, वो हो गया डिस्कनेक्ट फिर से हो गया डिस्कनेक्ट? यस सर। अच्छा, ठीक है,
अभी तो कंटिन्यू होते रहने देते हैं ना। ओके सर। फिजिक्स समझो इसमें क्या हो रही है। फिजिक्स अब जब हम डाइलेक्ट्रिक में चार्जेस को प्लेस कर देंगे Q1 और Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। जब हम डाइलेक्ट्रिक में दो चार्जेस को प्लेस करेंगे देन डाइलेक्ट्रिक विल गेट पोलराइज्ड। देन डाइलेक्ट्रिक विल गेट polarized. That is, induced charges will develop in the dielectric. Now, why is this happening? आपको चार्जिंग बाय मेथड ऑफ इंडक्शन पता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता था कि आप एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को अगर एक बॉडी के पास लेकर आते हो तो उसमें क्लोजर सरफेस के पास ऑपोजिट चार्जेस डेवलप हो जाती हैं एंड ऑपोजिट सरफेस के पास लाइक चार्जेस डेवलप हो जाती हैं। तो सिमिलरली अगर हम दो चार्जेस को अब एक मीडियम में प्लेस करेंगे तो इन चार्जेस के प्रेजेंस के वजह से इस मीडियम में इंड्यूस चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, इस ये मीडियम जो है वो पोलराइज हो जाएगा। तो वो पोलराइज और इंड्यूस चार्जेस उस मीडियम के इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस इंटरैक्शन फोर्सेस होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होगा, उसको घटा देगा। क्योंकि क्यों घटाएगा? जो इंड्यूस चार्जेस डेवलप होंगे, द इंड्यूस चार्जेस as the induced charges developed in the medium are of opposite sign, so the forces between the two original charges will decrease. Now, तो आप नेट रिजल्ट ये लिखोगे F net on the charges in medium will be equal to F हेलो, आवाज आ रही है यश आपको? यस सर, आ रही है आवाज। F, यस सर, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है। F ड्यू टू both the charges plus F due to induced charges। इसे चीज को याद रखना, हम लोग कैपेसिटर्स में वापस से इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो जो आपने अभी F इन वैक्यूम लिखा हुआ है ये उसकी वैल्यू है। तो जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन दी टू चार्जेस है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, वो सेम ही है, बट ये चेंज हो जा रहा है। ये क्या है मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये चेंज हो जा रहा है मेरा, ठीक है। ये क्यों चेंज हो जा रहा है? ये इसलिए चेंज हो रहा है, दिस इज इक्वल्स टू एफ बाई के। ये क्यों चेंज हो जा रहा है? क्योंकि हमारे पास ये प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि इस नेट वैल्यू को
डिक्रीज कर दे रहा है और reduce करके इस वैल्यू पे पहुंच जा रहा है। समझ में आया इतनी बात? क्लियर है ना इतना बात? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करा होगा पहले से ही। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 5 कूलम चार्ज प्लेस्ड है और -3 कूलम चार्ज प्लेस्ड है, दोनों के बीच में सेपरेशन है 2 मीटर का, मुझे फोर्स बताओ। क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड फोर्स का? फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? सर इधर देखो, ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो 3 कूलम फोर्स 5 कूलम फोर्स को अट्रैक्ट करेगा एंड 5 कूलम फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा के इसको अट्रैक्ट -3 कूलम चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। बट दोनों पे फोर्स बराबर लग रही होंगी, तो आप ये लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर ले लो 1/4 एप्सिलॉन नॉट 5 कूलम मल्टीप्लाइड विथ मैग्नीट्यूड ही हम ले रहे हैं, तो साइन को मैंने यूज नहीं किया हुआ, डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड दिस इज 9 into 10 raised to power minus 10 raised to power 9 5 into 3 by 2 स्क्वायर। इतना न्यूटन अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा होगा, एक दूसरे पे लगा रहे होंगे, ठीक है, एक दूसरे पे लगा रहे होंगे। एंड अगर मैं फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखूं, दिस इज on 5 coulomb due to -3 coulomb, इसका मैग्नीट्यूड वुड बी, अगर मैं इसको F लिखूं तो ये F की वैल्यू इतनी है, ठीक है, F I कैप एंड on -3 coulomb due to 5 coulomb would be -F I cap. I cap x is this direction, this is x axis, this is y axis, ठीक है। सिमिलरली दूसरा बत देखो, अगर यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ 2Q -2Q चार्ज में रख रहा हूँ, यहाँ पे -Q चार्ज रख रहा हूँ, ठीक है, अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, मुझे जानना है फोर्स ऑन ईच चार्ज, F Q पे जानना है एंड F -2Q पे जानना है एंड F -Q पे जानना है। करो। चलो डिस्कस करते हैं इस चीज को। देखो Q पे जो ये Q रेड से है, -2Q ग्रीन से है, और -Q को मैं ब्लू से रख रहा हूँ, तो -2Q Q चार्ज को अट्रैक्ट करेगा एंड -Q चार्ज +Q को भी अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली अगर 2Q पे देखोगे तो +Q इसको अट्रैक्ट करेगा एंड -Q इसको रिपेल करेगा, लाइक चार्जेस है तो रिपेल करेगा, डायरेक्शन ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर -Q पे ध्यान देंगे तो Q चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा -Q को एंड -2Q इसको रिपेल करेगा।
ठीक है, तो डायरेक्शंस ये हो जाएंगे। हेलो, कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, तो अब उसी के बेसिस पे अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर Q पे हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको K मैं ले ले रहा हूँ, K इज व्हाट, K इज नथिंग बट 9 into 10 raised to power 9 है, ठीक है, वैल्यू इतनी है SI यूनिट्स में, SI यूनिट्स में ना। K की वैल्यू पता है तो मैं इसको बस ड्यू टू -2Q, तो मैग्नीट्यूड में कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो यही हो जाएगा वैल्यू डिवाइडेड बाई r²। एंड क्योंकि ये दोनों फोर्सेस ड्यू फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू -2Q जिस डायरेक्शन पे है, फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू -Q भी उसी डायरेक्शन पे है, तो हम दोनों फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। Q टाइम्स ऑफ Q डिवाइडेड बाई कितना दूर है ये, 2r² दूर है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात? और यस। और अगर वेक्टर फॉर्म में भी अगर लिखना है तो आप वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हो, यहाँ पे आप आई कैप लगा दो, यहाँ पे भी आप आई कैप लगा दो, ठीक है, तो आपको ये दे देगा। नेक्स्ट ऑन -2Q देखेंगे तो -2Q पे पहला वैल्यू वुड बी दिस बाई r², एंड ये लेकिन माइनस आई कैप होगा और प्लस K into 2Q Q by r², ये भी माइनस आई कैप होगा। सिमिलरली -Q के लिए लिखेंगे तो K into Q by 2r², इसका डायरेक्शन माइनस आई कैप है, माइनस आई है। और फिर दूसरे -2Q की वजह से जब करेंगे, समझ गए ना कैसे करना है? यस सर। बहुत ही सरल है, एंड इसको आई कैप दे दोगे तो आप डायरेक्टली ऐड करके वेक्टर फॉर्म में भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एक स्क्वायर ले रहे हैं, इस स्क्वायर के चारों साइड पे इक्वल चार्जेस डाले हुए हैं मैंने, एंड इस स्क्वायर का साइड है A, तो मुझे ये जानना है कि व्हाट इज द नेचर एंड मैग्नीट्यूड of a fifth charge placed at the center so that the system is in equilibrium। आ जाओ, आवाज आ रही है आदित्य आपको? यस सर। ये क्वेश्चन करना है। कैसे करेंगे बताना चाहोगे? तो मान लो, तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। करा हुआ इस टाइप के क्वेश्चंस क्लास में? अज्यूम करो एक चार्ज रखा हुआ है, चार्ज कैपिटल Q एट द सेंटर, मुझे मैग्नीट्यूड नहीं पता, मुझे साइन भी नहीं पता, तो मैं कैपिटल Q ले लिया, ठीक है। तो अगर मेरा चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ऑन दिस Q ये एज के वजह से, वर्टेक्स के वजह से
एक फोर्स लगेगा along this एंड सिमिलरली इसके ऑपोजिट ये वाला चार्ज भी इस पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा रिपेल करता हुआ। सिमिलरली दिस चार्ज इसको रिपेल करता हुआ लगाएगा, सिमिलरली दिस चार्ज इसको रिपेल करता हुआ लगाएगा। ठीक है, दिस इज द केस इफ Q is positive. Now if Q is negative तो कोई चेंज आएगा? कोई चेंज आएगा आदित्य? कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ पे माइनस क्यू भी रखते हो तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला वर्टेक्स पे जो चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट करेगा एंड ये वाले वर्टेक्स वाला चार्ज ऑपोजिट इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला वर्टेक्स वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला वर्टेक्स वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। दोनों केस में जो फोर्स लग रहे हैं, इस केस में भी और इस केस में भी, दोनों केस में मेरे जो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। दोनों केस में फोर्सेस की मैग्नीट्यूड क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये वाला F कह दूं तो F क्या हो जाएगा? K टाइम्स ऑफ कैपिटल Q, Q बाई √2 A बाई 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो सारे फोर्सेस अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो सेंटर पे जो चार्ज रखोगे वो तो किसी भी केस में, दोनों केस में, चाहे Q पॉजिटिव हो और Q नेगेटिव हो, सारे चार्जेस सारे डायरेक्शन में फोर्सेस कैंसिल आउट करके सेंटर वाला चार्ज तो इक्विलिब्रियम पे रहेगा। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है। क्या किसको रखना है? सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे रखना है। मतलब ये जो फिफ्थ चार्ज आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, ठीक है, फिफ्थ चार्ज आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, उस फिफ्थ चार्ज प्लस ये जो बाकी जो चार्जेस हैं चारों को हमें इक्विलिब्रियम पे रखना है। तो वो कैसे होगा उसको जज करना है। उसके लिए फिर से आप डायग्राम बनाओ। तो हर कॉर्नर पे Q चार्ज है, तो अब अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज आपने यहाँ पे रख दिया तो एक वर्टेक्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, इस वर्टेक्स को। तो इस वर्टेक्स पे force due to this charge would be along this direction, force due to this charge would be along this direction, force due to this charge would be along this direction, and force due to this charge would also be along this direction। ठीक है, and the magnitude इन दोनों का फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी। मान लो ये F1 है एंड इसकी वैल्यू क्या होगी? k²/a²। सिमिलरली इसके वजह से जो फोर्स निकालोगे उसको अगर F2 मान लेते हो तो आप क्या लिखोगे? k²/√2a²। ठीक है, एंड कैपिटल Q की वजह से अगर फोर्स को F3 लिखते हो, सो दैट विल बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ Q बाई √2 का a का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सारे वैल्यूज हो जाएंगे। अब देखो, सेम सिचुएशन हर एक वर्टेक्स पे होगा, सेम सिचुएशन हर एक वर्टेक्स पे होगा। तो अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज आप सेंटर पे रखते हो तो इस वर्टेक्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हर डायरेक्शन में फोर्सेस जो भी आ रहे हैं, F1 हो या F2 हो या F3 हो, इसको पुश करने की तरह देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे फोर्स ऑन चार्ज Q इज पुशिंग, पुश करने की तरह देखेंगे। सो नो इक्विलिब्रियम, नो इक्विलिब्रियम। सिमिलरली अब अगर आप नेगेटिव चार्ज के साथ अगर इन्वेस्टिगेट करोगे कि यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, एंड यहाँ पे अगर मैंने -Q रखा हुआ है, अब देखो सिचुएशन बदल जाता है। ये वाला फोर्स इस पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा, बट ये वाला चार्ज इस पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा। राइट, अब नाउ देयर इज अ फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। तो अब मेरे पास एक सिचुएशन डेवलप हो जाएगा कि मेरे फोर्सेस बैलेंस हो सके। ठीक है, अब वो कैसे बैलेंस होगा? ये F1 है,
ये F2 है, सॉरी ये F1 है, ये F2 है और ये F3 ले लो, ठीक है। सो F1 दोनों सेम मैग्नीट्यूड है, तो इस डायरेक्शन पे हम ये लिख सकते हैं कि ये डायरेक्टली √2 F1 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें अगर मैं ये बोलूँ तो? मैंने सिर्फ रिजॉल्व करा इन दोनों को। यस सर। ये दोनों को अगर रिजॉल्व करूँ मैं इन दिस डायरेक्शन, तो मेरे को नेट ये √2 F1 दे देंगे। तो अगर इस चार्ज को इक्विलिब्रियम पे रखना है, फॉर इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, F3 मस्ट बी इक्वल टू F2 प्लस √2 टाइम्स ऑफ F1। वैल्यूज क्या क्या है F3 की? F3 की वैल्यूज है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू √2 बाई ए 2 का होल स्क्वायर। F2 का वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई √2 का ए स्क्वायर। एंड F1 का वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। So this expression will give me relationship between q and small q, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को इन दोनों के बीच में रिलेशन पता चल जाएगा। यस सर। ठीक है, आप जब वापस से नोट्स को रिफर करेंगे तो आप ये कर सकते हैं। मैं अभी इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ गया ना कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को इक्विलिब्रियम वाले सिचुएशन पे? ठीक है, यस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी बच्चे सब कहाँ चले गए? बंक कर गया। बंक कर गए, ओके। लेट्स टेक इन क्वेश्चन जिसमें इंटीग्रेशन की जरूरत होगी। नाउ लेट्स से एक रॉड रखा हुआ है, ये रॉड पे हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। ये रॉड की लेंथ है L, चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ एट अ डिस्टेंस हमने स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। एंड दिस डिस्टेंस इज समवेयर r। नाउ मुझे निकालना है फोर्स बिटवीन रॉड एंड पॉइंट चार्ज। रॉड एंड पॉइंट चार्ज हमें निकालना है। देखें इसको कैसे करना है। यस सर। इस क्वेश्चन में मान लो एक क्रॉस सेक्शन आप यहाँ पे लो। ये क्रॉस सेक्शन मानो कि यहाँ से एट अ डिस्टेंस ऑफ x पे है, और ये क्रॉस सेक्शन का लेंथ है dx, ठीक है। तो अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम ये लिख सकते हैं कि जो इस सेक्शन पे चार्ज होगा that will be this represents amount of charge present in the dx क्रॉस सेक्शन। क्लियर है ये बात? यस सर। तो अब जाके हम लोग इस चार्ज के बीच में और k टाइम्स ऑफ इन इस चार्ज के बीच में और इस चार्ज के बीच में अगर हम लोग फोर्स निकालेंगे तो कितना डिस्टेंस है, ये r प्लस ये x, कितने डिस्टेंस पे है ये दोनों? तो r प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड आई कैन से दैट
dq is q by l into dx times of q divided by r plus x square. ठीक है, दिस इज df. अब जाके अगर मैं इसको f निकालू नेट, तो दिस विल बी इंटीग्रल and k q q by l इंटीग्रल ऑफ dx. कहाँ से कहाँ तक? इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी? इंटीग्रेशन की लिमिट्स x से लेके x प्लस l तक जाएगी, r से लेके r प्लस l तक जाएगी, है ना? कहाँ से कहाँ तक? r से R लेके, से लेके L. रुक जाओ, x हमने ये लिया हुआ है ना, x हमने याद रखो ये वाला डिस्टेंस x लिया हुआ है, x हमने ये वाला डिस्टेंस x लिया हुआ है, तो x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? यहाँ पे x 0 हो जाएगा और यहाँ पे x l हो जाएगा, है ना? L के बराबर तो x को हम लोग 0 से लेके L तक ले सकते हैं. l तक ले जाएंगे, 0 to l. अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, क्या हो जाएगा? 1 by r plus x square का इंटीग्रेशन ये होगा, Yes. हाँ यही हाँ. होगा ना? हाँ, Yes. इसको 0 से l तक इंटीग्रेशन लिमिट्स k q q by l minus 1 by r plus l minus minus plus this is r. तो आपको आंसर आ गया. सो दिस विल बी माय f की वैल्यू. समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन में आप कैसे निकालोगे आंसर? ठीक है, Yes sir. ये हो जाएगा इंटीग्रेशन पे आंसर. ठीक है, ये ट्राई करना, होमवर्क है. एक क्या क्वेश्चन. ट्राई कर? नहीं, और एक क्वेश्चन है सिमिलर इंटीग्रेशन का ही. एक रिंग है, क्या है ये? रिंग है, सेमी रिंग. Ring. Oh. सेमी रिंग ऑफ रेडियस r एंड इस पे मैंने चार्ज q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, चार्ज q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. नाउ इफ इसकी रेडियस r है और यहाँ पे इसके सेंटर है, ये इसका सेंटर है, सेंटर पे मैंने स्मॉल q रखा हुआ है. ठीक है, अब सेंटर मुझे, पे. हाँ सेंटर पे placed at center of the ring. Now मुझे find out the force of interaction between charge and semi ring. क्लियर है? इसमें फिर से इंटीग्रेट करके आपको करना पड़ेगा, नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, Yes sir. ना इसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, क्योंकि आप लोगों के और भी क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना. इलेक्ट्रिक फील्ड पे आते हैं, ध्यान से सुन लेना, बाकी लोगों के लॉस है अगर वो लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं तो. Yes. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझो क्या हो रहा है सीन. अभी हमने क्या देखा कि अगर एक चार्ज कैपिटल Q है और अगर एक चार्ज स्मॉल q है और अगर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस है, तो ये दोनों एक दूसरे पे इतना फोर्स लगाएंगे, है या नहीं? अभी तक हमने ये देख लिया है. ठीक है, तो Yes sir. ये फोर्स, अभी क्वेश्चन ये है कि ये फोर्स लग कैसे रहा है. ठीक है, क्वेश्चन है कि ये फोर्स लग कैसे रहा है. तो हाउ इज द चार्जेस इंटरैक्टिंग. ना ये जब क्वेश्चन साइंटिस्ट ने पूछा तो उन्होंने 2 स्टेप प्रोसेस कहा. ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस है. तो 2 स्टेप में पहला स्टेप है कि
जो सोर्स चार्ज होगा, जो Q चार्ज है और दी सोर्स चार्ज creates a field. कैसा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड. सोर्स चार्ज creates an electric field around itself. ठीक है. फिर दूसरा Yes, स्टेप है yeah. कि उस फील्ड पे नाउ Q test charge is brought in the field. ठीक है. तो पहले क्या होगा कि ये दोनों इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं, जब पहला क्वेश्चन पूछा गया तो फिर ये कहा गया कि जो सोर्स चार्ज होगा वो एक फील्ड क्रिएट करेगा अपने अराउंड, और फील्ड क्रिएट करने के बाद अगर उसमें आप टेस्ट चार्ज लेकर आ जाओगे एंड उसको उस फील्ड में रखोगे, उस फील्ड में इन दी फील्ड और इन दी स्पेस अगर आप कहोगे, तब जाके वो दोनों इंटरैक्ट करेंगे. देन दे विल इंटरैक्ट, then Q and small q will interact based on based upon तो छोड़ो, through electric force. ठीक है, ये चीज कहा गया. अब क्वेश्चन आता है कि इस फील्ड को मेजर कैसे किया जाएगा. हाउ टू measure this field. ये जब क्वेश्चन पूछा गया तो दो तरीके इस पे भी आ गए. पहला तरीका कि आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को मेजर करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को मेजर करो. तो इसको कहा गया, रिप्रेजेंट किया गया एक वेक्टर से. ठीक है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एंड और एक बोला गया कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा जिसको V से रिप्रेजेंट किया गया, और ये हो गया एक स्केलर क्वांटिटी. ये एक स्केलर क्वांटिटी है. ये वाला पोटेंशियल जो है इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. अभी हमारा फोकस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा. तो ये फील्ड को मेजर करने के लिए, ठीक है, ये फील्ड को मेजर करने के लिए हमने दो क्वांटिटीज बनाई. एक क्वांटिटी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरी क्वांटिटी हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी हम लोग बाद अभी डिस्कस कर लेंगे, पोटेंशियल हम लोग काफी बाद बाद में में डिस्कस डिस्कस करेंगे. ठीक है. Yes, तो अब sir. आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे. ये चीज क्या है वो देखो. तो ये चीज कहा गया कि लेट्स से एक पॉइंट P है. आपको इस पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. ठीक है. दिस इज ड्यू टू सम सोर्स चार्ज. ठीक है. नाउ ऑब्जेक्टिव ये है, कुछ सम एक पॉइंट P है, आपको यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले से ही प्रेजेंट है, प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही प्रेजेंट है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके थ्रू प्रेजेंट होगी? कोई एक सोर्स चार्ज है जो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है. मुझे पता नहीं क्या सोर्स चार्ज है, बट वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ये आपको पता है. तो आपको मेजर कैसे करोगे? उसको मेजर करने के लिए उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज लेकर आओगे. ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट, एट पॉइंट P. तो जब हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे एट पॉइंट P पे, तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. नाउ द फोर्स एक्सपीरियंस by the test charge experienced by the test charge
will give me the electric field. कैसे? देखो ना, जो ये टेस्ट चार्ज होगा यहाँ पे अगर हम लाके रखेंगे Q नॉट को, तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, लेट्स से इस डायरेक्शन पे। ये लेट्स से ये फोर्स मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स वहां पे एक्सपीरियंस करा, तो हम उस इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करके वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, ये किस लिए? Yes. देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी Q tends to 0 ये लिखा रहता है, आप लोगों को बताया होगा क्लास में। ठीक है, इस तरीके से लिखा होगा। तो जब हम उसका फोर्स मेजर कर लेंगे और उसको उसके पर यूनिट चार्ज मतलब उसके चार्ज से ही डिवाइड कर देंगे, तो हमें उस लोकेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा ना। यहाँ पे ये टेस्ट चार्ज को कॉशन है कि ये टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। क्यों? ये जो लिमिट लगाया गया है इसका मतलब क्या है? Q tends to 0 मतलब Q बहुत ही छोटा है ना, should be very small। क्यों बताओगे? Because टेस्ट चार्ज क्यों स्मॉल चाहिए? यहाँ पे लिमिट क्यों 0 किया गया है? Because to minimize the effect of the test charge on the charge distribution of source। ठीक है, ताकि आपने अभी देखा था ना इंडक्शन पे कि अगर इंडक्शन में चार्जिंग में इंडक्शन वाले मेथड पे अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एक चार्ज बॉडी लेकर आ जाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आप किसी दूसरे सोर्स चार्ज की वजह से किसी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक टेस्ट चार्ज लेकर आ जाओगे, तो वो टेस्ट चार्ज क्या करेगा? अगर टेस्ट चार्ज की वैल्यू बड़ी होगी तो वो सोर्स चार्ज का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदल देगा। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो, जो टेस्ट चार्ज लेकर आते हो वो बहुत ही छोटा छोटा क्वांटिटी लेकर आते हो, तो इसीलिए ये लिमिट वही चीज सिग्निफाई करता है। ठीक है, इतनी बात। Yes, sir. और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन क्या होगी? has the same direction as that of force experienced by the charge। नेक्स्ट, मुझे डायमेंशंस बताओ। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज फोर्स बाई क्यू, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ अगर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या हो जाएगा? फोर्स का अगर डायमेंशन है एम एल टी इनवर्स स्क्वायर एंड क्यू का डायमेंशन क्या है? 80। Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या हो गया? एम एल टी इनवर्स क्यूब ए इनवर्स, है ना? ये इसका डायमेंशन हो गया। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? Coulomb. नहीं, न्यूटन पर कूलम ना, इसका न्यूटन है, अच्छा, इसका कूलम है। न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ऐसा यूनिट हो जाएगा। नाउ ये पॉइंट, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस एट अ पॉइंट पी आप मेजर करोगे कितने, एट अ डिस्टेंस ऑफ आर पे, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस चार्ज डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस। साइन डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्टेड
away from the charge. Now अगर सिमिलरली यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है तो एट अ डिस्टेंस पॉइंट P अगर आप कैलकुलेट करोगे तो टुवर्ड्स इटसेल्फ होगा, है नहीं है? मैग्नीट्यूड सेम होगा, बताया गया है ना ये सब आप लोगों को? Yes, sir. ये डिस्टेंस भी आ रहा है, सो डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्टेड टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक, एंड ये भी आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज is spherically symmetric। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि अगर एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम स्फेरिकली सिमेट्रिकली निकल रहा होता है। ये भी बताया गया होगा आप लोगों को। यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है तो ये सिमेट्रिकली अंदर की डायरेक्शन में आ रहा होगा, टुवर्ड्स इटसेल्फ है ना? बताया गया ये सभी। नेक्स्ट Yes, पॉइंट, sir. if a point charge Q is placed in electric field, तब क्या होगा? लेट्स से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉइंट चार्ज Q प्लस Q अगर रख रहे हैं तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा इस पे? Forward direction. सिंपल था। अगर ये E है फॉरवर्ड डायरेक्शन में F इज इक्वल्स टू ई क्यू हो जाएगा। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लग जाएगा, है ना? सिंपल था। Yes, sir. ये सभी कुछ बेसिक्स है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो ओबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जैसे फोर्स की तरह। नाउ मुझे कुछ चीजें बता दो फिर, जब इतना कुछ कर ही लिया है तो। मेरे पास एक चार्ज है Q और एक चार्ज Q, दोनों R डिस्टेंस से सेपरेटेड है। इसके मिड पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा? इसके वजह से इस डायरेक्शन पे, इसके वजह से इस डायरेक्शन पे, इसका मैग्नीट्यूड K Q बाई R/2 का स्क्वायर, ठीक है, विच विल बी E। तो यहाँ पे भी E है और यहाँ पे भी E होगा, ठीक है, तो दोनों E कैंसिल हो जाएगा तो नेट क्या हो जाएगा? 0। ना अगर वही चीज मैं बदल दूं, Q और माइनस Q रखूं और डिस्टेंस को R करूं, अब बताओ मिड पॉइंट पे क्या हो जाएगा? इसके वजह से पुल पुश होगा और माइनस Q की वजह से भी पुश होगा, सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब इस Yes, केस sir. में E नेट 2E हो जाएगा। 2E माने K Q बाई R/2 का स्क्वायर, ठीक है। साइन इसीलिए इम्पोर्टेंट है इन सब में। नाउ अगर मैं ये कहूँ कि एक हर वर्टेक्स पे
चार्ज है, तो इसके सेंटर पे कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ क्या हो जाएगा? Due to this, in this direction electric field. Due to this will be in this direction electric field. Due to this, in this direction. Due to this, in this direction. Due to this, in this direction, and due to this, in this direction. All the distances are same. If it is a regular hexagon, अगर ये एक regular hexagon है, तो the distances will be same. The charges are same. So net electric field, ये these two will get cancelled, these two will get cancelled, these two will get cancelled. So net electric field would be 0. Simple questions है, ज़्यादा कुछ difficult नहीं है, ठीक है? Now ये क्योंकि ये सब चीज हो चुकी है, बस रिवीजन के लिए मैं आपको पॉइंट्स दे दे रहा हूँ, और बाकी लोग भी अगर रेफर करना चाहें तो बाद में रेफर कर सकते हैं। फील्ड लाइंस हो चुका है आप लोगों का? फील्ड लाइंस शायद, फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है? तो इसका अटेम्प्ट ये है कि दिस इज टू विजुअलाइज द pattern of electric field, due to a charge in a space around it, ठीक है? अब कैसा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपको विजुअलाइज करना है। पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ध्यान रखो, दिस इज द स्टेटमेंट, पैटर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज। यहाँ पे तो आपको हर जगह पर ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, ठीक है? यहाँ पे हमने देखो प्रोसेस, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने ये डिस्कस करना शुरू करा कि फोर्सेस इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं, तो हमको पता चला कि फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के बाद चार्जेस उस इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्सेस जनरेट करवा के इंटरैक्ट करवाता है। पहले एक चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उस फील्ड में अगर कोई अदर चार्ज पार्टिकल आ जाता है तो उस फील्ड के माध्यम से वो दूसरे चार्ज के साथ, सोर्स चार्ज दूसरे चार्ज के साथ इंटरैक्ट कर रहा होता है। अब हमको ये समझना है कि वो जो फील्ड है, वो फील्ड किस तरीके से, वो फील्ड किस तरीके से अरेंज्ड है स्पेस में वो फील्ड कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो मुझे समझना है। तो वो चीज आपको फील्ड लाइन से समझ में आता है, ठीक है? तो ये फील्ड लाइंस की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो ये कहा जाता है कि these field lines are drawn in space such that the इनका जो टेंजेंट होगा, the tangent to the field line at any point, tangent to the field line at any point gives the direction of field। बताया गया ये चीज, डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट, बताया गया ना ये चीज? यस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि टेंजेंट टू द फील्ड, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है? मानो कि अगर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का पाथ है, ठीक है? ये क्या है मेरा, ये फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन है, कैसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, ठीक है? ये ऐसा जा रहा है। तो एट पॉइंट पी अगर आप एग्जामिन करोगे तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये फील्ड लाइन यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो एट पॉइंट पी दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी।
अगर एक पॉइंट Q आप इन्वेस्टिगेट करोगे तो यहाँ पे फिर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q. समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से चीजें फील्ड लाइन से पता चलती हैं. ना प्रॉपर्टीज समझो कुछ कि ये मैंने अभी जो बताया था, फॉर पॉजिटिव चार्ज कैसा हो जाता है फील्ड लाइंस, कैसा हो जाता है? दे डाइवर्ज आउट. Yes, sir. अभी दिखाया था ना कैसा बाहर ऐसे निकल रहा होगा. फॉर नेगेटिव चार्ज कन्वर्ज कैसा? पॉजिटिव के लिए नेगेटिव के लिए सब अंदर की डायरेक्शन में आ रहा होगा, सब ऐसे ऐसे टुवर्ड्स इटसेल्फ आ रहे होंगे, ऐसा फील्ड लाइंस आएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि टेंजेंट टू द, ओके, सो ये भी बोल सकते हैं कि टेंजेंट टू द फील्ड लाइन, ये तो अभी मैंने बताया ना, टेंजेंट टू द फील्ड लाइन क्या क्या देता है? गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. और एक भी तरीके से आप इसको बोल सकते हो, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स experienced by a positive charge. बोल सकते हैं? Yes, sir. क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे, उसी डायरेक्शन में अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा. सिंपल सी बात थी. ठीक है. तो अगर कोई किसी भी तरीके से स्टेटमेंट देता है तो आपको वो ट्रू बताना होगा. और एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग. ये हम लोग, ये वाला पॉइंट हम लोग गॉस लॉ में भी देखेंगे. टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज Q is equal to the charge divided by epsilon naught. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि अगर मानो यहाँ पे Q चार्ज है तो यहाँ पे जितने चार्जेस कन्वर्ज हो रहे होंगे ये कम होंगे कंपेयर टू यहाँ पे अगर 2Q चार्ज हो. 2Q चार्ज पे ज्यादा चार्जेस कन्वर्ज हो रहे, ज्यादा फील्ड लाइंस कन्वर्ज हो रहे होंगे, ज्यादा फील्ड लाइंस कन्वर्ज हो रहे होंगे कंपेयर टू कैप 1Q. ठीक है. जहां पे ज्यादा चार्ज होगी वहां पे ज्यादा फील्ड लाइंस कन्वर्ज हो रहे होंगे. ठीक है. Sir. ये सभी पॉइंट्स बताया गया था ना, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ. नेक्स्ट ये कहा जाता है कि हाँ, ये भी बताया गया होगा कि फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर. ये बताया गया है. क्यों नहीं क्रॉस करते? क्यों नहीं क्रॉस करते? क्योंकि देखो, अगर ये एक फील्ड लाइन है और ये एक फील्ड लाइन है, मानो ये फील्ड लाइन इधर जा रही है, ये फील्ड लाइन इधर जा रही है, तो इस पॉइंट पे जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट पे अगर आप इन्वेस्टिगेट करोगे तो ये वाला जो फील्ड लाइन है इसके लिए अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पे तो ये मान लो ऐसा है. फिर ये वाला जो फील्ड लाइन है इसके लिए आप टेंजेंट, दूसरे वाले के लिए आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको ये वाला आ गया. ठीक है. तो ये मानो E1 है और ये मानो E2 है. E2. तो आपको क्या आ रहा है कि अगर दो फील्ड लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो आपको उस पॉइंट पे दो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है. ठीक है. सो ऐसा किसी पॉइंट पे हो नहीं सकता, सिंस at a point there cannot be two directions of
इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, दो डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो सकता है? तो इसीलिए दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर देखो पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो फील्ड लाइंस रेडिएट करेगा ना बाहर, पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस रेडिएट करेगा बाहर, और अगर ये लूप फॉर्म करा तो एक पॉजिटिव चार्ज पे ऐसा नहीं हो सकता कि फील्ड लाइंस रेडिएट भी हो रहे होंगे और फील्ड लाइंस इनकम भी हो रहे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता, फील्ड लाइंस निकल भी रहे होंगे और फील्ड लाइंस आ भी रहे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता अगर एक पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें फील्ड लाइंस आ भी रहे हैं और निकल भी रहे हैं, ठीक है। सो ये इसका रीजन क्या है? सिंस फील्ड लाइंस can't start and end at same charge, ठीक है। क्लियर है ना ये सारे पॉइंट्स? नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि हाँ, ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस inside a conductor is zero। ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको देखेंगे बाद में। ये इसलिए सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। अगर एक कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब मेटल्स कंडक्टर होते हैं, है ना। कंडक्टर का मतलब मेटल, और तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक मेटल ले लेते हो तो उस मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, दिमाग में गांठ बांध दो इस बात की, ठीक है। तो इसीलिए मानो अगर एक प्लेन, एक हवाई जहाज है, अगर एक हवाई जहाज है तो हवाई जहाज में अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होता है तो इसीलिए वो ऐसा काम करता है, अंदर अगर कोई हवाई जहाज बैठा हुआ है तो उसको शॉक नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइटनिंग लेकर आता है वो अंदर, जो इंसान लोग अंदर बैठे हैं वहां पे फील्ड आ ही नहीं पाता है, क्योंकि ये कंडक्टर है, क्योंकि ये मेटल से बना होता है। फ्लाइट एक प्लेन मेटल से बना होता है, तो मेटल के अंदर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही नहीं पाती है, चाहे बाहर कोई सा भी कंडीशन हो। तो इसीलिए अंदर जो लोग बैठे होते हैं उनको शॉक नहीं लगता है। सिमिलरली अगर आप एक कार में बैठे हो तो कार पे भी ऐसा ही हो जाता है कि क्योंकि कार भी तो मेटल से ही बना हुआ है ना, तो अगर इसमें भी अगर लाइटनिंग लगती है तो अंदर अगर आप बैठे हो तो कुछ आपको होता नहीं है। समझ लेकिन रहे ना कार बात? तो जल जाती है सर। हाँ, कार तो जल जाएगी, कार जलने की वजह से आपको गर्मी लगेगी, बट आपको डायरेक्ट लाइटनिंग नहीं लगेगी। समझ रहे हो ना आप कार तो जल जाएगी और जब तक कार जलेगी तब तक आप भाग लोगे वहां से, लेकिन आपको अगर डायरेक्ट लाइटनिंग लगी तो आप तो इमीडिएटली मर जाओगे। बट अगर आप कार के अंदर बैठे रहोगे तो आपके पास स्प्लिट सेकेंड टाइम होता है कि कार से आप भाग लोगे। समझ में आ रहा है? ये चीजें हैं, आप लोग आगे और भी पढ़ोगे इस बारे में, कंडक्टर के बारे में हम लोग जब आएंगे तो और भी पढ़ेंगे। और 2 पॉइंट्स हैं, क्या कहेंगे हम कि ये याद रखना कि फील्ड लाइंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये जनरल कंफ्यूजन होता है सब लोगों में। फील्ड लाइंस डू नॉट रिप्रेजेंट बार बार कह रहा हूँ, डू नॉट रिप्रेजेंट पाथ ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। फील्ड लाइंस का मतलब ये नहीं होता है कि अगर वहां पे अगर आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख दोगे तो वो अलोंग द फील्ड लाइंस जाएगा। मान लो कि फील्ड लाइंस ऐसा है, अगर इस पॉइंट पे फील्ड लाइन तो टेंजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको टेंजेंट लग रहा है,
बट फील्ड लाइन तो कर्व्ड हो जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ पे अगर आप एक चार्ज को रख दोगे तो उसको तो फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है, बट फील्ड लाइन से ऐसा जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि जो ये फील्ड लाइन का पाथ है वही पाथ वो चार्ज पार्टिकल का मोशन का हो। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, जनरल कंफ्यूजन होती है सब लोगों में। फील्ड लाइन कभी पाथ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, अगर ऐसा सीन है, ये दूसरा पॉइंट है, अगर ऐसा है यहाँ रीजन 1 मानो और ये रीजन 2 मानो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 इज, आप देख के ही बता सकते हो, ये फील्ड लाइन से, ठीक है, ये फील्ड लाइन से, अगर फील्ड लाइन ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1। ठीक है, तो इसका जनरलाइज कैसे करेंगे? denser the field lines, higher is the electric field at that point. Clear? Yes, sir. Clear? ठीक, कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न्स हैं, ये भी देख लो ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डायरेक्टली क्वेश्चंस के साथ जितना जल्दी हो सके कवर हो जाए। वैसे ही कोई नहीं है, तो देखो, अगर फील्ड लाइंस ऐसा है, इक्वी स्पेस्ड है और सबका डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है, सबके बीच में स्पेसिंग्स भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये फील्ड लाइन जो सोर्स चार्ज है, ये फील्ड लाइन के बारे में जो हम कमेंट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कमेंट कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर फील्ड लाइन ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर फील्ड लाइन ऐसा है, ठीक है, अगर फील्ड लाइन ऐसा हो जा रहा है तो इस पे मैग्नीट्यूड नॉट कांस्टेंट है, ठीक है, डायरेक्शन तो सबका सेम है, हर डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, बट मैग्नीट्यूड नॉट कांस्टेंट। अगर फील्ड लाइंस ऐसा है तो इसमें डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, बट इसमें मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है क्योंकि इक्वी स्पेस्ड है, ठीक है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो both magnitude and direction both are not constant। ये याद रख लेना इस चीज को, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सीधा। अगर पॉजिटिव चार्जेस है तो अभी हमने देखा है कि ऐसा हो जाएगा, फील्ड लाइंस रेडिएटिंग फॉर पॉजिटिव चार्ज फॉर सिंगल पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, अब अगर एक डाइपोल है, डाइपोल के लिए कैसा हो जाएगा, बताया गया ये चीज, नहीं, से दो बड़ी अंदर नहीं आएगा, नहीं, ये बात नहीं है। इधर देखो आदित्य, इधर देख लो, इस पॉइंट पे फील्ड लाइंस, इस पॉइंट पे फील्ड लाइंस अगर हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे फील्ड लाइन अगर हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। एंड जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है ये डाइपोल में, ये डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो रिप्रेजेंट किया हुआ है ये फील्ड लाइंस है फॉर अ डाइपोल, ठीक है। नाउ आखिरी कुछ डायग्राम्स बचे हैं,
दो डायग्राम्स हैं, देख लो उस चीज को, उसके बाद क्लास समाप्त करते हैं। अगर दो पॉजिटिव है तो कैसा हो जाएगा? ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली आ जाते हैं, तो इसीलिए काफी इम्पोर्टेंट है। कैसा? सब कुछ मूविंग अवे, सब कुछ मूविंग अवे, एवरी चार्ज वुड बी मूविंग अवे, क्योंकि सारा पॉजिटिव है। ठीक है, सारा पॉजिटिव है यहाँ पे। ये बोथ, ये किस केस में? फॉर टू इक्वल चार्जेस, फॉर टू इक्वल चार्जेस। ठीक है ना? Yes, sir. एक अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये मान लो Q है, एंड मान लो यहाँ पे एक Q1 लेते हैं और यहाँ पे Q2 लेते हैं। ठीक है, Q1 लेते हैं, Q2 लेते हैं, एंड मैं ये कहता हूँ तो यहाँ से अगर फील्ड लाइंस ऐसा है, अगर फील्ड लाइंस ऐसा है डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज मूविंग अवे, पॉजिटिव चार्ज है तो मूविंग अवे है, तो सब मूविंग अवे है, मूविंग अवे है। ठीक है, और अगर यहाँ पे सब कन्वर्ज कर रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये मान लो इसका एक्सिस है ना। ये क्या है? ये तब होगा जब Q1 का मैग्नीट्यूड इज मोर देन Q2 का मैग्नीट्यूड, बट ऑपोजिट साइंस, बट ऑपोजिट साइंस। ठीक है, ये पॉजिटिव है, Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है। ठीक है, तो फील्ड लाइंस ऐसा आ जाएगा, जिसके पास ज्यादा चार्ज है, जिसके पास ज्यादा चार्ज है उसके पास। आदित्य आप थोड़ा माइक ऑफ कर लीजिए, आपके पीछे बहुत नॉइज आ रहा है। तो जिसके पास ज्यादा चार्ज है उसके पास फील्ड लाइंस एकदम क्लस्टर्ड है, जिसके पास फील्ड लाइन ज्यादा चार्ज है उसके पास फील्ड ज्यादा क्लस्टर्ड है कंपेयर टू Q2। Q1 के पास फील्ड लाइन ज्यादा क्लस्टर्ड है कंपेयर टू Q2। मैंने अभी आपको बताया था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा अगर आ रहे हैं, डेंसर दी फील्ड लाइंस मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, और लोअर दी कम डेंस होगा तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कम चार्ज होगा। तो क्योंकि यहाँ पे Q1 ज्यादा है Q2 से, इसीलिए यहाँ पे जो फील्ड लाइंस आ रही हैं वो डेंसली पैक्ड है, एंड Q2 के पास फील्ड लाइंस क्लोजली पैक्ड है। हम इस पे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, जो अभी आखिरी वाला ग्राफ देखा हुआ है, बाकी तो मैंने आप लोगों को दे ही दिया इस नोट्स में काफी कुछ। ठीक है, एक बार आप इस नोट्स को पढ़ लेना, एंड कुछ दिक्कत हुई तो नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछ लेना, मैं आप लोगों को डाउट्स आपके क्लैरिफाई कर दूंगा इससे रिलेटेड। ठीक है, प्लीज इन नोट्स को एक बार कंपेयर कर लेना जितना आप लोगों को पढ़ाया गया है पहले क्लास में, और अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं तो उसको भी नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। राइट, थैंक यू गाइस। ओके।